सबसे पहले तो दादा पुलिस कायदा के मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। और आप जो विविध सामाजिक संगठन से जुड़े हुए आप पदाधिकारी है। हाँ, विविध संगठन के और समाज कार्य में आप हमेशा तत्पर रहते हैं। तो उसी को लेके आज आपकी एक विशेष मुलाकात पुलिस कायदा के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जी कि पिछले 75 साल में हमने क्या खोया और क्या पाया। हम अगर अपने पिछले 75 साल का जायज़ा ले तो हमारी बात समझ में आएंगी। बहुत कुछ चीज़ें हमने हासिल की, लेकिन बहुत से क्षेत्र जो है उसमें हम पीछे रह गए। अब जैसे कि हमने हमारी खेती का उत्पाद बढ़ा लिया, हमारा जीडीपी बढ़ गया, हमारा घरल सकल उत्पाद जो है जीडीपी का, वो ग्रोथ बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। जो हम आज से आज़ादी के बाद 32 साल की लोक संख्या में 2 वक्त का खाना लोगों को नहीं दे सकते थे, आज हमारे पास इतना अनाज है, हमारे गोदाम जो है अनाजों से फुल है। और हम 2 साल तक अगर हमारे देश में अकाल भी पड़ता है तो हम हमारी देश की जनता को जो है अनाज दे सकते हैं। तो ये तो हमारी एक अच्छी प्रगति हुई, लेकिन साथ साथ हमारी लोक संख्या जो बढ़ी, हमारे जो रोज़गार के अवसर बढ़ना चाहिए था वो रोज़गार के अवसर हम नहीं बढ़ा पाए। इसके लिए हमने थोड़ा, और हमारे राजकीय पक्षों ने थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है कि हम जो पहले हमारे रोज़गार के अवसर थे वो बढ़ाने की बजाय हमने अब कम कर दिए, और अब हम जो है बड़ी तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जा रहे हैं, खासगीकरण की तरफ जा रहे हैं। तो देश के लिए हितकारक है कि जनता के लिए हितकारक है कि क्या है? खासगीकरण के कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, लेकिन फ़ायदे बहुत कम है, इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जैसा मैं आपको बताऊं कि खासगीकरण से जो कर्मचारियों के पीछे शासन 40-40, 50-50 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद भी जितना काम उनसे होना चाहिए उतना वो काम नहीं करते थे, अभी वही काम जो है प्राइवेट सेक्टर में देने के बाद आधे पैसों में हो जाता है। लेकिन हमारे देश की उससे बेरोज़गारी बढ़ रही और उसमें हमारे देश के नौजवानों का शोषण बढ़ रहा। प्राइवेट ठेकेदार आज के दौर में, महंगाई के दौर में 8,000 और 10,000 रुपये लोगों से काम लेते, और आज के दौर में 8 और 10,000 से हमारे सुशिक्षित बेरोजगार काम पे जाते और वो 8-10 हज़ार रुपये में अपने फैमिली का पूरा नहीं कर पाते। इसकी वजह से हमारे देश के नौजवानों में निराशा बड़े पैमाने पे बढ़ी, और वो निराशा का परिणाम ये हो रहा कि हम इतना उच्च शिक्षण लेने के बाद भी हमको कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता, हमको कोई रोज़गार नहीं मिलता। हम अपनी फैमिली हमें जब तालीम देती है तो बड़े बड़े सपने देखती है कि मेरा बेटा बड़ा बनने के बाद ये काम करेगा, वो काम करेगा, इतने इतने पगार की नौकरी मिलेंगी या इतना बड़ा बिजनेस करेगा। लेकिन जब वो सारे मामलात में फेल हो जाते तो आखिरी में आके वो जो है आत्महत्या करते। और हमारे देश के नौजवानों का आत्महत्या का परसेंटेज आप देख लो, पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो हमारे देश की आत्महत्या में बड़े पैमाने पे बढ़ोतरी हुई। किसान तो हमारे देश में आत्महत्या कर ही रहे थे, किसानों की एक अपनी अलग समस्या है, लेकिन ये नौजवानों की अलग समस्या पैदा हो रही है हमारे देश में। और अगर हमने अभी भी अगर इससे नहीं निपटे तो कल चल जा करके आने वाले वक्त में हमारे नौजवान बड़े पैमाने पे निराशाजनक बन जाएंगे और उनकी आशाएं ख़त्म हो जाएंगी और उनके पास आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो आप बेरोजगारी के मसले पे सरकार को क्या कहना चाहिए? हम बेरोजगारी के मसले पर क्या बदलाव लाना चाहिए? हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि सरकार के जितने भी सेक्टर्स है, चाहे वो रेल का सेक्टर्स हो जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हो सकता, या ट्रांसपोर्टिंग का सेक्टर्स हो, या और भी जो है राज्य सरकार के जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, वन विभाग है, आरोग्य विभाग है, और दूसरे भी जो है कृषि विभाग है, हर विभाग में आज बड़े पैमाने पर वैकेंसी है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट आने के बाद वो वैकेंसी फुलफिल नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि आज हमारे देश का खर्च इतने बड़े पैमाने पे हमारे राजकीय नेताओं ने बढ़ा दिए कि आज हमारे पास सर्वेंट लोगों को देने के लिए पैसे नहीं रहते। और अगर हमने सर्वेंट लोगों को पैसे दे दिए तो हमारे पास जो है
विकास के लिए पैसे नहीं रहेंगे। इसके लिए मेरी ये विनती है कि जो भी सरकार है वो अपने निर्णय बदले, वो नए सिरे से जो है नौकरी कानून, जो नौकरी के एक्ट है उसमें तब्दीली करे, और उसमें जो पहले हम आज जो बड़े पैमाने पे हमने जो 4th पे कमीशन और 5th पे कमीशन और 6th पे कमीशन, बड़े पैमाने पे कमीशन बैठा बैठा करके जो है कुछ लोगों को उसका फायदा पहुंचा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को उसका नुकसान पहुंच रहा। उसका नतीजा ऐसा हो रहा है कि 10 लोगों का काम आप एक आदमी से ले रहे, एक आदमी फिर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा, और वहाँ पर जो है लोगों के काम नहीं होते, लोगों की शिकायतें आती, और फिर वो सूरत में हमारी बेरोजगारी भी बढ़ रही। तो क्यों ना सरकार ऐसा कोई निर्णय ले कि जो निर्णय के जरिए से हमारी बेरोजगारी की समस्या भी कम हो, लोगों को रोजगार भी मिले, और ये पगारें वगैरह है, ये जो बड़े पैमाने पे पगारें बढ़ी हुई है, ये पगारों को कम किया जाए। जैसा कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जैसे शिक्षण क्षेत्र में शिक्षक सेवक कर करके इन्होंने लिया है, उसी तरीके से हर जगह पे वो सेवक बोल करके उसकी भर्ती करें, और लोगों को थोड़े से ज़्यादा पैसे दे, ठेकेदारी से, प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा पैसे दे, लोगों को रोजगार की गारंटी दे, लोगों को जो है इतने पैसे दे के वो अपना घर खर्च चला सके। ये तो हो गए अपने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के विषय जी अब ना भुसावल तालुका स्थानिक लेवल की बात करते हैं अब हम। जी। तो जैसा MIDC का जो यहाँ पर एरिया है, वहाँ पर बड़े बड़े उद्योजक आने को बिचकते हैं। हाँ। और समझ लो MIDC में कंपनियां, बड़े बड़े कंपनियां ने इन्वेस्टमेंट करे, एक बड़े उद्योगपति ने, तो बेरोजगारी कहाँ तक के हल होगी इसकी? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि यहाँ पर इतने बड़े पैमाने में हमारे पास MIDC भी है, पानी की भी सहूलत हमारे पास बहुत अच्छी है, बल्कि हमारे भुसावल का तापी नदी का पानी जलगांव MIDC में जाता। अब यहाँ पर हमारे पास NIDC है, वो MIDC नहीं है, NIDC नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NIDC है। अब NIDC के पास बहुत जगह है और बाकी की जगह भी पड़ी हुई है। कुछ उद्योजकों ने, दिल्ली के लोगों ने यहाँ पर सिर्फ ज़मीन में इन्वेस्टमेंट किए, अब उनके एग्रीमेंट पूरे हो रहे, वो ज़मीनें बेच के चले जा रहे, या वो प्लॉट जो है वो वापस शासन जमा कर लेगी। तो ऐसा क्यों? वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर हमारे राजकीय जो है लीडर, इनकी कमतरता है, या इनकी जो है ये सपोर्ट नहीं करना चाहते लोकल बिजनेस के लिए। जो लोकल बॉडीज़ रहती, ये बहुत आवश्यक रहती, जिनसे NOC देने जरूरी रहता, ये लोकल बॉडीज़ जो है ये खुद नहीं चाहती कि हमारे यहाँ कोई MIDC डेवलप हो। अगर ये चाहे और ये सहूलतें दे अगर उद्योगपतियों को, तो हमारे यहाँ भी उद्योग लग सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सारी सहूलत है। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टिंग की सहूलत है, हमारे यहाँ से रेलवे करीब है, हमारे यहाँ से हाईवे करीब है, हमारे यहाँ पानी की सहूलत है, हमारे यहाँ बिजली की सहूलत है। तो जो उद्योग को लगने वाले कच्चे मटेरियल्स है वो सब हम यहाँ पर अवेलेबल करके दे सकते। हमारे तालुके में वो उतनी धन साधन जो है वो उपलब्ध है, लेकिन हमारे राजकीय इच्छा शक्ति की कमी की वजह से ये काम हमारे आगे नहीं बढ़ रहे। और समझ लीजिए आपने NIDC के बारे में जो अपने चर्चा चालू है, तो राज्य सरकार बोलो या तो फिर जिला लेवल के प्रशासन अधिकारी ने किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए? राज्य सरकार जो है यहाँ पर कोई पैकेज दे, यहाँ के जो आमदार है, खासदार है, यहाँ के जो मंत्री रहते हैं, हमारे पालक मंत्री, वो हमारे लिए यहाँ कोशिश करें, राज्य सरकार के पास मुख्यमंत्री साहब से बातचीत करें, और जो उद्योग मंत्री है उनको हमारी एरिया का दौरा कराएं, उनको यहाँ दिखाए, और उसके बाद यहाँ पर कुछ नए उद्योग लाने के लिए कोशिश करें। ये काम जो है ये हमारे जो है आमदार, खासदार, मंत्री, ये लोगों का है। गांव के लोकल लोगों का काम तो है ही नहीं। या लोकल लोग जाने के बाद कोई MIDC NIDC यहाँ ला नहीं सकते, या कोई उद्योग लगा नहीं सकते। तो जो उद्योग लगाने का काम है ये राजकीय पक्ष का है। ये राजकीय पक्ष, अगर सारे राजकीय पक्ष थोड़ी देर के लिए अपनी राजकीय लेवल को छोड़ करके एक जगह आए और भुसावल के विकास के ताल्लुक से अगर सोचे, तो यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग आ सकते हैं। और उद्योग अगर आएंगे तो हमारे यहाँ की आर्थिक परिस्थिति लोगों की सुधरेगी, हमारे तालुके के अंदर रोजगार उपलब्ध होगा, बेरोजगारी कम होगी, और कच्चा माल जो लगने वाला है वो भी यहाँ पर उपलब्ध होगा। यहाँ बहुत सारे लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। यानी इसका NIDC का यानी भरपूर फायदा उद्योगों को ने उठाना चाहिए, आपका कहने का मतलब ये है। और दूसरा सवाल ये
कि सब एनआईडीसी को लगकर सब सुविधा होने के बाद में ये प्रकरण आज तक के रखड़ रहा है। असल में उसी के लिए मैं वही कहा कि हमारी राजकीय इच्छा शक्ति की कमी है। राजकीय इच्छा शक्ति जो है हमने बढ़ाना चाहिए। हमारे जो लीडर है उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ पर विचार करना चाहिए, और वाकई में अगर वो दिल से भुसावल की प्रगति करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध है। वो अपने अवसर का फायदा उठाए और यहाँ पर जो है बड़े बड़े उद्योग को ला सकते हैं। इस बारे में केंद्र सरकार से क्या अपेक्षा है? अभी तो अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार, वो डबल इंजन की सरकार हम बोलते हैं, डबल इंजन की सरकार हमारे राज्य में आ गई। अब डबल इंजन की सरकार आने के बाद यहाँ पर जो है केंद्र से भी अगर सहूलतें है, हमारे जो संपर्क मंत्री वगैरह है ये केंद्र में भी जाकर के वहाँ से भी जो है बड़े उद्योग ला सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, या नहीं वहाँ केंद्र से मिलते तो राज्य से भी ला के लगा सकते हैं। अब ये तो ये बेरोजगारी का मसला। अब ये देखा जाए कि पिछले केंद्र सरकार और आज के केंद्र सरकार में क्या बदलाव दिख रहा है? पिछली केंद्र सरकार जो थी उन्होंने कम से कम कुछ उद्योग धंधों के लिए लोगों को सहूलतें दी थी। आज की केंद्र सरकार जो है ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से अपनी कदम उठा रही और ये चंद लोगों को जो उसका फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही। तो इसके प्राइवेट सेक्टर के जो उद्योग है वो भी थोड़े से जो उद्योगपति है, बड़े बड़े उद्योगपति उनके हाथ में चले गए। तो ये सबसे बड़ा मूलभूत फर्क है। अब ये उद्योग का मसला तो आपने बतलाया, पर शैक्षणिक क्षेत्र में अभी तक के क्या बदलाव आया है, क्या बदलाव होना चाहिए विद्यार्थी के उज्जवल भविष्य के लिए? और ये जहाँ तक के ऑनलाइन का है तो ऑनलाइन के बारे में आप क्या कहना चाहिए? अभी जो विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में आप सवाल कर रहे, ऑनलाइन के बारे में आप सवाल कर रहे, आज भी हमारे यहाँ देहातों में, खेड़े पाड़ों में जो है इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहाँ पर आप ऑनलाइन विद्यार्थियों को क्या पढ़ाएंगे? पिछले साल कोविड की जैसी जो महामारी में हमने देखा, जो ऑनलाइन शिक्षण की बात कर रहे थे, आप उसके रिजल्ट उठा के देख लो, शैक्षणिक क्षेत्र में हमने कितनी तरक्की की है। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी देहातों में इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है। जहाँ पे पूरे इंटरनेट नहीं आता, वहाँ के विद्यार्थी चाहने के बाद भी जो है वो ऑनलाइन की पढ़ाई नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन टीचर से अटैच नहीं हो सकते। उसका मेन कारण क्या है? आर्थिक परिस्थिति उनके पेरेंट लोगों की कि क्या है? आर्थिक परिस्थिति बहुत बड़ा, जो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को एंड्रॉइड मोबाइल की ज़रूरत है। बहुत सारे आज हमारी फैमिलीज ग्रामीण में इसलिए कि जो अपने बच्चों को वो ऑनलाइन मोबाइल जो है उपलब्ध नहीं करा